हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्राम मेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह एंड आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने जा रही है, इसकी क्या डेट रहेगी एंड सीट मैट्रिक्स कब आएंगी, कौन कौन से ऐसे स्टेट ने अपने एप्लीकेशन विंडो को ओपन किया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या इस टाइम भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा जैसे कि 2024 में वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ था। साथ ही बात करेंगे फीस इंक्रीमेंट के बारे में एंड क्योंकि फीस जो है इंक्रीज हो रही है तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा काउंसलिंग पे एंड केस जो चल रहा है उसकी क्या अपडेट है, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना हो आपसे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां सारे अपडेट सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। एंड अगर आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं काउंसलिंग में तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के बारे में। आज 11 सितंबर है एंड कल 12 सितंबर को हियरिंग होने वाली है। मेन इश्यू जो है वो एग्जाम ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। डॉक्टर्स एंड एस्पिरेंट्स डिमांड्स आंसर की डिस्क्लोजर, क्लैरिटी ऑन 2 शिफ्ट एग्जाम और एनबीएमएस का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के ऊपर। एससी बेंच पहले बोला था लो मार्क्स के नाम पर मिसयूज ना हो, बट आर्टिकल 32 के तहत रॉ स्कोर प्लस आंसर की प्लस फॉर्मूला ट्रांसपेरेंसी डिमांड भी वैलिड है। कल यानी कि 12 सितंबर को सभी केसेस एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एंड आपको यह भी जानना चाहिए कि कोर्ट बिल्कुल भी इस पे डिले नहीं करने वाला है, यानी कि काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। एंड इसमें एक चीज तो जरूर क्लियर है कि अगर स्टूडेंट के फेवर में कोई सुनवाई होती है तब काउंसलिंग में थोड़ी बहुत डिले देखने को मिल सकती है, लेकिन हमेशा यह देखा गया है कि स्टूडेंट के फेवर में जल्दी सुनवाई नहीं होती है, हियरिंग उनके पक्ष में नहीं होती है, इसलिए आपको काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अगर हम काउंसलिंग की डेट के बारे में बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 20 सितंबर टू 25 सितंबर तक स्टार्ट होने के चांसेस हैं एंड उसी टाइम सीट मैट्रिक्स भी आएगी, यानी कि 10 से 12 दिन आपके पास है एंड आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अब, क्योंकि आप ये भी देख रहे हो कि स्टेट ने अपना एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दिया है। गुजरात स्टेट का तो एप्लीकेशन आज एंड होने वाला है 4 PM तक। केरला ने भी अपना एप्लीकेशन विंडो जो है ओपन कर दिया है। इसकी पर्टिकुलर डेट की अगर मैं बात करूं तो 10/9 से आप स्टार्ट कर सकते हो एप्लीकेशन, इसमें आप फिलअप कर सकते हो। तमिलनाडु ने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन कर दिया है, यानी कि आप एप्लीकेशन इसका फिलअप कर सकते हो। 16 सितंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। हालांकि अगर गुजरात के बारे में बात करूं तो गुजरात एक क्लोज स्टेट है, यानी कि आपका एमबीबीएस अगर वहां से नहीं है तो आप गुजरात स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है एंड तमिलनाडु के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। तमिलनाडु में आपको जो फीस देखने को मिलती है 14, 15, 16 लाख पर ईयर की होती है, बट ऑल ओवर इंडिया में अगर सबसे ज्यादा हिडन फीस कोई स्टेट लेता है तो वो है तमिलनाडु, यानी कि 10 to 15 लाख तक हिडन फीस के नाम पे वो ले लेते हैं। इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखकर बिल्कुल ही चलना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फिलअप करना चाहिए। एंड अगर आपने टारगेट नहीं किया है कि कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कौन कौन से स्टेट में आपको फॉर्म फिलअप करनी है, तो हो सकता है कि आप चांस मिस कर जाओगे। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो 2024 में अप्लाई किया गया था कि किसी भी स्टेट का एक ही बार विंडो ओपन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कहीं वो आप मिस ना कर जाओ। इसलिए आपको अपनी बजट, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कौन से पर्टिकुलर स्टेट आप चूज कर रहे हो, इन सारी बातों का रोड मैप आपको पहले से ही प्लान करके चलना चाहिए। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेट में ब्रांच के ऑप्शन मिल सकते हैं, कितनी बजट में आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है एंड इवन आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और आप समझ सकते हो कि आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज आगे हैं, ताकि पहले से इन सारे चीजों से आप अवेयर रहो एंड वो स्टेट खास करके जहां आपको मिलने के चांसेस ज्यादा है आपके बजट में, एटलीस्ट वो स्टेट आपसे मिस ना हो। एंड अब बात करते हैं फी इंक्रीमेंट के बारे में। एंड आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर साल फी इंक्रीमेंट होते ही जा रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी अपनी फीस को बढ़ाते जा रहे हैं।
यूपी के कुछ कॉलेजेस ने फीस अपनी बढ़ा दी थी। 5 to 6 कॉलेजेस ने अपनी फीस बढ़ाई थी जो 20 to 25 लाख के बीच में थी, उन्होंने अपनी फीस को 30 लाख तक बढ़ा दिया। एंड जो भी और बहुत सारे कॉलेजेस बचे हुए वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारी फीस भी बढ़नी चाहिए, और इसका केस भी कोर्ट में गया हुआ है। जनरली अगर देखा जाए तो फीस इंक्रीमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी बात आपको जरूर जानना चाहिए कि फी इंक्रीमेंट से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो या प्राइवेट की बात हो, क्योंकि जब मेरिट बेस्ड अलॉटमेंट होती है तो इंपैक्ट पड़ना लाजमी है। यानी कि फीस बढ़ने से, खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फीस बढ़ने से गवर्नमेंट में कुछ ब्रांचेस यानी कि लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस में कंपटीशन टफ हो जाता है। एंड इसका रीजन बहुत सारे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ब्रांच के अकॉर्डिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको बजट देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं कि आपकी अगर रैंक 80,000 के अप्रॉक्स है एंड आप रेडियोलॉजी देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको 60 to 70 लाख पर एनम देनी पड़ सकती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, या फिर उससे ज्यादा भी लग सकती है। बट उसी 80,000 रैंक पे अगर आपको एनेस्थीसिया एनटी जैसी ब्रांच चाहिए तो वो आपको 21 to 25 लाख के बीच में भी मिलने के चांसेस होते हैं। एंड कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन भी होता है कि फी इंक्रीमेंट के बाद अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में फीस बढ़ी है तो कुछ स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिलता है और कुछ स्टूडेंट को लॉस भी होता है। बट अब आपको लग रहा होगा कि मैं बेनिफिट कैसे बता रहा हूं कि फी इंक्रीमेंट जब होती है तो बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो कि अगर यूपी की अभी जो फीस है 20 to 25 लाख के ही बीच में है, यानी कैंडिडेट के रैंक जो है वो है 1 लाख के अप्रॉक्स, यानी कि 90,000 1 लाख के अप्रॉक्स उनकी रैंक है। उसकी डिजायर्ड ब्रांच एनेस्थीसिया ईएनटी जैसे ब्रांचेज हैं। तो अगर कट ऑफ के अकॉर्डिंग या फिर प्रीवियस डेटा या अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी रैंक बॉर्डर पे है, यानी कि मिस होने के भी चांसेस हैं। बट वहीं अगर फी इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स कि 22 वाली 30 लाख की फीस हो जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी बजट नहीं है वहां रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे या फिर वहां एडमिशन नहीं लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव रिस्पांस होगा, यानी कि पॉजिटिव शिफ्ट थोड़ा सा देखने को जरूर मिलेगा। एंड वैसे कैंडिडेट जिनको नहीं मिल रही थी, हालांकि 2-4 लाख उनको ज्यादा लगेंगे, बट आप ये भी खुद समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर रैंक पे कहीं ना कहीं फीस और ज्यादा ही लगती है अगर वो दूसरे स्टेट को टारगेट करते तो, जहां उनको मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो शायद आप अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हो। खास करके आप अपनी रैंक के बारे में आप जानो कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन से स्टेट मिल सकती है, किस बजट में आपको मिल सकती है, एंड कौन से पार्टिकुलर राउंड में आपके चांसेस हैं। सो गाइज, आपको पहले से प्रिपरेशन इसलिए करके रखनी चाहिए ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो एंड काउंसलिंग आप इजिली अटेंड कर सके एंड अपनी डिजायर्ड ब्रांच जो है सिक्योर कर सको आप। सो गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।